भाग एक बेहिसाब मोहब्बत। ये नई कहानी है, एक अनोखी प्रेम कहानी जिसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जो हमारी पिछली कहानी चल रही है वो भी साथ में चलती रहेगी। तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ओए होए मेरी जान, आखिर तू मेरी गली आ ही गई। कब तक अकेले रहती, आज मेरी याद तुझे यहाँ खींच लाई है ना। वो उसके सामने दौड़कर आया था। उसके चारों दोस्त भी पीछे आकर खड़े हो गए थे। कौन हो तुम, हटो रास्ते से, नंदिनी अपने कांपते सीने को संयत करती जोर से बोली थी। तुम मुझे नहीं जानती। उसकी आंखों में हैरानी उभर आई थी। अरे मैं तेरा दीवाना जोगिंदर सिंह हूँ। तेरे बचपन से तुझे चाहता हूँ। रोज तो स्कूल कॉलेज में तेरे पीछे रहता था। तू पढ़ने जाती थी और मैं तुझे देखा करता था। आज मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। देखो, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हें सच में नहीं जानती। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। रास्ते से हटो। वो अब अपने भय पर काबू पा चुकी थी और उसे टालते हुए बोलकर निकलना चाहती थी। देख नंदिनी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे ही शादी करूँगा। तू ये बहानेबाजी बंद कर दे। इससे पहले कि तेरी जवानी ढल जाए, मुझसे ब्याह कर ले। बोल कब बारात लेकर आऊं। ने भौंडे अंदाज में हाथों को फैलाकर उसे रोका था। उसके मुंह से गुटके की छींटे उड़ रहे थे। मेरा रास्ता छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। अब वो गुस्से से खौलती बोली थी। हाय हाय, तेरी कोयल सी कूक सुनकर तो हम यूं ही मर गए हैं। मेरी जान, आज ये लाल लाल गाल दिखाकर जान लोगी क्या। बेशर्मी से दांत निपोड़ते हुए बोला। नंदिनी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा था, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने गुटके चबाते ओठों से हंसकर उसे आंखों ही आंखों में निगल जाना चाहता था। किसी दिन पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी, ना तो जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। वो गुस्से से बोली और किनारे से निकलकर चल पड़ी। नंदिनी के कानों में जोगिंदर और उसके गंदे दोस्तों की हंसी गूंज सुनाई पड़ी थी। मेरी जान, पुलिस से तो मेरा पुराना याराना है। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। तू किसी भ्रम में ना रहे, इसीलिए बता देता हूँ। वो हंसते हुए चिल्लाकर बोल रहा था। नंदिनी ने अपनी चाल तेज कर दी थी। यार, भाभी ने तो जवाब नहीं दिया, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा था। देगी, ज़रूर देगी, और बस जवाब ही नहीं देगी, अपना सब कुछ मुझे देगी, और वो भी अपनी मर्जी से। जोगिंदर कमीनेपन से हंसकर बोला था। उसके साथ खड़े चारों लफंगे खी खी करके हंस दिए थे। नंदिनी जब भी घर से बाहर निकलती थी तो उसे जोगिंदर से भय लगता। वो बचपन से उसका पीछा किया करता था। उसका घर इसी मोहल्ले में था। उसे पता ही नहीं था, नहीं तो वो अपने भाई मोहित को जबरदस्ती साथ लेकर आती। इस गली के कोने से गुजरते ही उसने जोगिंदर को उसके दोस्तों के साथ स्टॉप पर बैठने के लिए बने कॉर्नर पर जुआ खेलते देखा तो उसका कलेजा कांपने लगा था। वो अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगी थी। यहाँ से गुजरना उसकी मजबूरी थी। उसने जटाशंकर चौधरी के यहाँ कल ही काम पकड़ा था और यही एक रास्ता था, उनके घर तक जाता था। मोहित ने उसे ऑटो से जाने का कहकर पीछा छुड़ा लिया था। उसे तो बस उसकी सैलरी से मतलब था। जोगिंदर सिंह यहाँ का नामी रंगदार था। चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर, सारे तरह के केस उस पर चलते थे। पर उसके दशहत की वजह से आज तक किसी ने उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाया था। अगर जो कोई लिखवाता भी तो वो पैसे की ताकत से कुछ दिन सज़ा काटकर बच जाया करता था। और उसके जेल से बाहर आते ही उस रिपोर्ट करने वाले के साथ बहुत बुरा होता था। वो नंदिनी के स्कूल से ही उसे देखा करता था। उसकी मनमोहक सुंदरता से वो धीरे धीरे उसका दीवाना बन बैठा था और रोज़ उसका पीछा किया करता था। पर वो अकेली घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब तक नंदिनी का कॉलेज खत्म हुआ, राकेश जी उसकी ढाल बनकर साथ रहते थे। वो बस दूर खड़ा उसे घूरता रहता था। पर अब नंदिनी को काम करना था और अब उसके पापा का साथ भी नहीं, तो उसे अकेले ही बाहर निकलना पड़ा। वो अपने घर से ऑटो पकड़कर यहाँ तक आई थी। इससे आगे का 10 मिनट उसे पैदल ही चलकर चौधरी जी के घर जाना था। जोगिंदर ने जब उसे अपनी गली में मोहित के साथ कल आते जाते देखा तो बुत बन गया था। दूसरे दिन वो उसे अकेली देखी तो वो उठकर उसके आगे खड़ा हो गया था। जोगिंदर ने उससे सालों से अपने सीने में दबे प्रेम का इजहार किया था, पर वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसे गुस्से से धमकी देकर चल पड़ी थी। जटाशंकर चौधरी ने कुछ महीनों पहले ही पेपर में ग्रेजुएशन पास के लिए पर्सनल सेक्रेटरी का एड दिया था।
उसने फॉर्म भर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे चौधरी की तरफ से बुलाया गया था, तो वो अपने बड़े भाई मोहित के साथ उनके ऑफिस चली गई थी। मोहित एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। उसने रूपिका नाम की लड़की से अपनी मर्जी से शादी किया था। वो बहुत ही क्रोधी और खुले विचारों की लड़की थी। ऊपर से उसके पापा ने घर भर कर सामान दिया था, जिसके कारण वो सब पर हावी रहना चाहती थी। उसने आते ही अपनी सास राधा देवी घर की चाबी ले ली थी। यूँ उनके पुराने विचारों का ढकोसला मानकर अपनी मनमानी करना चाहती थी, पर ये हो नहीं पा रहा था। मोहित के पापा राकेश दास हमेशा मोहित को समझाते रहते, पर वो अब पत्नी का गुलाम भी हो चुका था। उनकी सब बात टाल देता था। वो रूपिका को तो कभी कुछ समझाता नहीं, उल्टी माँ से लड़ पड़ता था। राकेश जी का अच्छा भला खुशहाल परिवार रूपिका की करनी से बिखरने लगा था। 3 साल के अंदर में रूपिका ने 2 जुड़वे बच्चों का जन्म दिया। पोते पोतियों को पाकर राधा और राकेश जी फूले नहीं समाते थे। उन दोनों ने अब रूपिका की बहुत ज्यादतियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। वो तो पहले भी हर वक्त आराम ही किया करती थी। उसने दोनों बच्चों को सास के हवाले कर दिया, वहीं उनकी देखभाल करती। रूपिका को पहले भी घर के कामों से कोई मतलब नहीं था। सुबह शाम सज धज कर मोहित को रिझाने और उसके साथ घूमने के अलावा उसे कुछ नहीं आता, पर अब उसने खुद से एक गिलास पानी लेकर भी पीना छोड़ दिया था। नंदिनी अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ घर का सारा काम किया करती थी। वो सुबह से सबके लिए खाना नाश्ता बनाकर कॉलेज जाती थी और आकर फिर बचा काम करती थी। उसके पास पढ़ने का समय देर रात को ही बचता था। ये देखकर राधा का दिल कुढ़ता रहता। वो उसकी मदद करने जाती तो नंदिनी उन्हें समझाकर वापस बच्चों के पास भेज देती थी। उनकी देखभाल भी जरूरी थी। एक दिन पुराने शुगर की बीमारी से राधा अचानक चल बसी। सास के मरते ही रूपिका ने घर पर पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया। अब तो रूपिका चाहती थी कि वही होता था। अब घर में राकेश जी का स्थान नगण्य हो गया था। वो बस घर में एक तमाशबीन बनकर रह गए थे। उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन भी रूपिका उनसे ले लिया करती थी। उनकी कोई भी मर्जी रूपिका अब नहीं चलने देती थी। नंदिनी की ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। अब वो अकेले ही बच्चों और घर को संभालने लगी थी। वो विवाह के योग्य हो गई थी, तो राकेश जी उसकी शादी करना चाहते थे, पर रूपिका फ्री की नौकरानी को इस घर से जाने नहीं देना चाहती थी। राकेश जी रोज सुबह टहलने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने मित्र सुरेश दास से नंदिनी की शादी की चर्चा की, तो उन्होंने अपने बेटे सुधीर के लिए नंदिनी का हाथ मांग लिया था। सुधीर एक कंपनी में चार्टर अकाउंटेंट था। सुरेश जी उसकी शादी करके साथ जल्द ही बहू घर लाना चाहते थे। उन्हें राकेश की सुंदर सुशील और मितभाषी बेटी नंदिनी अपने घर के लिए बहुत पसंद थी, तो उन्होंने देरी ना करते हुए तुरंत ही रिश्ता पक्का कर लिया था। इस तरह बातों ही बातों में शादी तय हो गई थी। घर आकर उन्होंने अब अपने बेटे बहू को बताया तो मोहित ने खूब हंगामा मचाया था। मोहित चाहता था कि नंदिनी नौकरी करे और घर चलाने में उसकी मदद करे। 6 आदमियों के बड़े से बड़े परिवार को मोहित की नौकरी और राकेश जी के पेंशन से खींचातान कर कर चलाना पड़ता था। राकेश जी ने उसकी चिल्लाहट पर ध्यान न देकर अपनी कुछ सेविंग तोड़ते हुए एक सादे समारोह में नंदिनी की और सुधीर की मंगनी कर दी थी, जिसमें उन दोनों ने अनमने ढंग से भाग लिया था। अब वो पेंशन की आधी रकम खुद के पास रखने लगे थे, जिससे रूपिका बहुत हल्ला किया करती थी, पर वो पैसे जोड़ जोड़ कर नंदिनी की तैयारी में जुट गए थे। एक दिन वो बाजार गए थे। वहां से वापसी में गली में ही किसी गाड़ी वाले ने उन्हें ठोकर मार दिया था। उन्हें बहुत चोट आई, वो बेहोश हो गए थे। मोहल्ले के किसी आदमी ने मोहित को खबर किया। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पर गहरी अंदरूनी चोट के कारण वो बच नहीं सके थे। वो नंदिनी को रोते बिलखते छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए। राकेश जी की बरसी 1 महीने बाद सुरेश जी शादी तय करने की बात लेकर मोहित के पास आए थे। मोहित बेटा, मैं अपनी बेटी को अब अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ सामान नहीं चाहिए, हमें शादी मंदिर में कर लेंगे, तुम बस दिन बता दो। आंगन में कुर्सी पर वे दोनों बैठे थे। नंदिनी चाय लेकर आई और उनके पैर छूकर प्रणाम की थी। वो प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने उसे खूब आशीर्वाद दिया था। देखिए अंकल, मेरी एक ही बहन है और मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे 2 साल का समय चाहिए। आप 2 साल तक रुक जाइए, वरना अपने बेटी की शादी कहीं और कर लीजिए। अंतिम बात बेरुखी से बोलकर वो चाय पीने लगा था।
नंदिनी भरी आंखों से अपने भाई को देखते हुए अंदर चली गई थी। पर बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुरेश जी के बोलने पर रूपिका वहां आ गई थी। आपको अगर इतनी जल्दी है अंकल तो हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझिए। बदतमीजी से बोलती वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई थी। नहीं, मैं 2 साल का इंतजार कर लूंगा। वैसे अभी सुधीर भी कुछ समय चाह रहा है। तुम दोनों जैसा ठीक समझो, मुझे मंजूर है। चलता हूँ बेटा। वे वो मुझे मन से कहकर निकल गए। नंदिनी बहुत भोली शांत स्वभाव की लड़की थी। अपनी माँ के जाने का दुख तो पापा के सहारे भूल ही रही थी कि राकेश जी भी अचानक चले गए थे। वो पापा के जाने के बाद बुरी तरह से टूट गई। उसके सारे दुख के गवाह बस राकेश जी ही थे। उनके चले जाने पर वो एकदम गुमसुम हो गई थी। अब वो हर समय चुप रहा करती थी। वैसे भी कोई था नहीं जिससे वो बात करती। रूपिका तो हर वक्त अपने कमरे में टीवी मोबाइल में व्यस्त रहती थी। वो बस अपने काम के लिए उसे आवाज़ देती। दोनों बच्चों को अब नंदिनी ही संभालती थी। उसकी मासूम मुस्कान में नंदिनी खुद को भुलाए रखती थी। अब हर चीज़ के लिए नंदिनी रूपिका की मोहताज हो चुकी थी। जिस आंगन में वो बचपन में रहती आई थी, अब वहाँ उसका दम घुटता था। वो वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। उसके पापा ने सुधीर के साथ मंगनी करके उसके लिए खुशियों का रास्ता तय कर दिया था, पर आज अपनी शादी का दिन आगे बढ़ने का सुनकर उसे दुख हुआ था। वो इस बात का शोक भी नहीं मना सकती थी, तो अपने सारे आंसू पी गई। सुधीर मजबूत कद-काठी का आदर्श विचारों वाला लड़का था। उसने अपने पापा के तय किए गए रिश्ते को दिल से स्वीकार किया था। उसे नंदिनी बहुत पसंद आई थी। नंदिनी ने मंगनी में बस एक बार सुधीर को देखा था। उसकी गहरी आंखें खुद पर पाकर नंदिनी पसीने-पसीने हो गई थी। वो कभी-कभी नंदिनी को फ़ोन कर लिया करता था। चौधरी जी का शानदार घर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। घर का एक-एक कोना पैसों की बोली बोल रहा था। दीवारें महंगे पेंटों से सजी थीं। फर्श पर विदेशी कालीन बिछा था, जिस पर पैर पड़ते ही मखमली एहसास होता था। अनगिनत कमरे के ऊपर-नीचे बने हुए थे, जिसका रास्ता हाल के दोनों किनारों से होकर जाता था। नीचे के कमरे नौकरों और मेहमानों के लिए थे। ऊपर में चौधरी जी और उनके बेटे रहते थे। हाल में 4-4 सेट सोफे सजे थे, जिस पर बाहर से आए गए मेहमानों को बैठाया जाता था। उतने बड़े घर के ढेर नौकर पर सार्विल को कोई पढ़ी-लिखी सेक्रेटरी चाहिए थी। "चल मैं चलता हूँ, रात में आ जाना" बोलकर वो निकलने लगा। तभी चौधरी जी का पीए अभिषेक चौहान वहाँ आ गया था। "रुकिए सर, सर एडवांस में 1 महीने की सैलरी दी है।" एक चेक उसकी तरफ बढ़ाया था। मोहित की आंखें चमक उठी थीं। उसने झपटने के अंदाज में चेक लिया और उस पर लिखी रकम और चौधरी जी का साइन देखकर खुश होता है और अपने पॉकेट के हवाले करता है। बाहर निकल गया था। नंदिनी शर्मिंदगी से सोच में डूब गई थी। अभिषेक ने नंदिनी को गौर से देखा था। लंबी नाक, छरहरा शरीर, बालों की लंबी सी चोटी और गोल गोल चेहरा, जिसके भोलापन ने उसके होश उड़ा दिए थे। वो चौधरी जी के साथ 5 सालों से काम कर रहा था। उसकी उम्र 28 की हो रही थी, पर वो उसे ढंग की कोई लड़की अपने लिए आज तक नहीं मिली थी। पर आज वो नंदिनी को देखकर चारों खाने चित हो चुका था। "चलो दीदी, तुम्हें छोटे साहब ने बुलाया है। मैं लालिमा हूँ। आपका खाना-पीना, दिन भर की सारी जिम्मेदारी सब मेरे जिम्मे है।" 40 साल की अधेड़ उम्र की लालिमा वहां आकर उससे बोली थी। नंदिनी उसकी बातें सुनकर चौंक गई। अभिषेक भी उसके अचानक आने से गड़बड़ा गया था। "खाना-पीना क्यों?" ना समझो की तरह उसके ओठों से फिसला था। "क्या दीदी, जब पूरे दिन यहीं रहना है आपको तो खाना नहीं खाओगी क्या?" वो मुस्कुराती बोली। नंदिनी भी हौले से मुस्कुरा उठी। "हेलो मिस, मैं अभिषेक चौहान, चौधरी सर का पीए हूँ।" उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया था। नंदिनी ने उसे देखा था। अभी तक तो वो अपने भाई के झूठ को सोच के गुम में खड़ी थी, पर लालिमा के आने पर उस पर नजर पड़ी थी। "नमस्ते, मैं नंदिनी, नंदिनी दास।" छोटा सा जवाब देकर वो लालिमा से बात करने लगी। "चलो दीदी, लेट हुई तो छोटे साहब नाराज हो जाएंगे" बोलकर वो चल पड़ी थी। नंदिनी उसके पीछे एक बार फिर से उसी कमरे में जा रही थी, जहाँ से कुछ देर पहले चौधरी जी के साथ गई थी। "छोटे साहब, ये नंदिनी दीदी हैं। बड़े साहब ने इन्हें आपके काम के लिए रखा है", वो दीवान पर लेटे सार्विल से बोली थी। उसने एक नज़र नंदिनी को देखा और लालिमा को जाने का इशारा किया था। "अच्छा दीदी, मैं जाती हूँ। कोई काम हो तो बुला लेना।" नंदिनी ने कमरे को अभी गौर से देखा था। कमरा बहुत बड़ा था, जिसके बीच में दीवान
लगा था। दीवान के एक तरफ 4 सोफा सेट और टेबल रखा था। दीवार से लगा होम थिएटर था जिसके नीचे छोटा सा टेबल रखा था। वहाँ पर ताजे लाल गुलाब के फूलों का बड़ा सा फ्लास्क रखा हुआ था। वहीं एक किनारे में 2 गोदरेज खड़ा था। दीवान के दूसरी तरफ खाली जगह थी। एक साइड में बाथरूम था। उसी से सटे एक कोने से पतला सा रास्ता बाहर निकल रहा था जो बालकनी में जाती थी। कमरे की दीवारों पर पेड़ों और झरनों की ग्लास आर्ट की खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थी। कुछ खटके की आवाज पर नंदिनी ने दीवान की तरफ देखा तो सार्विल कोई पेपर लेने के लिए फाइल खोल रहा है जो बिस्तर से नीचे गिर गया था। उसके सौम्य चेहरे पर गंभीरता पसरी थी। वो बिस्तर से झुककर फाइल उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे की चमक से वो कहीं से बीमार तो नहीं लग रहा था, पर उदास जरूर लग रहा था। इधर आओ और उस फाइल को उठा कर दो। उसकी गंभीर आवाज़ सुनकर वो सोच से बाहर निकल आई थी। ये लीजिए सर। उसने पेपर उसके सार्विल की तरफ बढ़ाया था। उसने अपनी नज़र नंदिनी पर डाली थी। झरहरा शरीर, 5.5 के पास आसपास की लंबाई, उजली रंगत, बड़ी सी काली आंखें और पतले ओठ जिस पर वह वैसलीन की चमक छाई थी। सार्विल ने मन ही मन उसे सराहा था। वो कुछ पल के लिए खो सा गया था। उसकी सुंदरता देखकर वो सच में बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के कारण हर जगह उसे हाथों हाथ लिया जाता था और यही वजह थी कि मोहल्ले का नामी गुंडा जोगिंदर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। पर वो खुद में सिमटी रहने वाली लड़की थी। सर ये लीजिए पेपर। नंदिनी ने फिर से उसे आवाज़ दिया था। मुझे देना नहीं है, तुम पढ़ो, मैं टाइप करता हूँ। वह सोफे पर बैठ जाओ। वो नंदिनी पर से नज़रें हटाकर बोला था। नंदिनी पेपर को पढ़ने लगी थी। तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी दास। वो पेपर पढ़ते हुए जवाब दी थी। तुम्हें टाइपिंग आती है? टाइप करते हुए सार्विल पूछ बैठा था। ज़्यादा तो नहीं, पर ठीक ठाक टाइप कर लेती हूँ, वो हौले से बोली। कुछ देर के बाद सार्विल पेपर पर लिखा सारा टाइप कर चुका था। उसने लैपटॉप और कुछ पेपर नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। लो, ये कुछ बिना काम के पेपर्स हैं, पर इनमें कुछ लिखा है। तुम इन सबको टाइप करके उसकी अलग फाइल बनाओ। तुम्हारी टाइपिंग भी सुधरेगी और मुझे भी आसानी हो जाएगी। अगर इनमें से कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं एक बार में देख लूँगा। नंदिनी ने उठकर लैपटॉप पकड़ लिया। सार्विल धीरे से बिस्तर पर लेट गया। हेलो अम्मा, 2 कप कॉफ़ी लेकर आइए। उसने इंटरकॉम से फ़ोन कर लालिमा को बुलाया था। तुमने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? वो नंदिनी से मुखातिब हुआ था। साइकोलॉजी से। वो छोटा सा जवाब देकर टाइपिंग में लगी रही। लीजिए छोटे मालिक, आपकी कॉफ़ी। लालिमा ही ट्राली लिए आई थी। पूरी ट्राली नाश्ते के सामान से भरी थी। दीदी आप कुछ खा भी लीजिए। वो नंदिनी के मना करने के बावजूद टेबल पर पेस्ट्री और सैंडविच की प्लेट निकाल कर रख दी। खा लो, बहुत काम बाकी है, सार्विल ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा था। वो एक पेस्ट्री उठाकर धीरे धीरे खाने लगी थी। नंदिनी खाने के बाद कप रख कर ट्राली नीचे रखने जा रही थी, पर सार्विल ने उसे कड़े आवाज़ से में टोका था। तुम मेरी सेक्रेटरी हो, नौकर नहीं। यहाँ इंटरकॉम है, जो भी काम करवाना हो फ़ोन करके बोल देना, नौकर आ जाएगा। वो घबरा कर गर्दन हिला दी थी। चलो अब उस गोदरेज को खोलो और जितने फाइल हैं सबको बाहर निकालो। उसने नया काम दिया था। वो उठकर गोदरेज के पास गई थी। इतने सारे फाइल देखकर नंदिनी का सर चकरा गया, पर उसने खुद को दिलासा दिया और एक एक करके सारे फाइल को बाहर निकालने लगी थी। वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुनकर फाइलों को अलग करती जा रही थी। सार्विल बीच बीच में उसे देख लेता था। आज उसका दिल बहुत दिनों के बाद अच्छा महसूस कर रहा था। अपने भाई के जाने के बाद उसकी सारी हिम्मत खो गई थी। रक्षित उसका बड़ा भाई कम, दोस्त ज़्यादा था। उसके बिना जीना उसे गंवारा नहीं था, पर कुछ दिन बाद अपनी माँ के भी चले जाने के बाद तो जैसे वो जीना नहीं चाहता था। अपने बेड पर चुपचाप पड़ा रहता था। किसी से ढंग से बात नहीं करता था, ना ही ठीक से खाना खाता। बस सांस लेना ही उसे जिंदा लोगों में शुमार कर रहा था। चौधरी जी के लाख समझाने पर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता था। उसकी कमर की बड़ी सर्जरी हुई थी और रॉड लगाया गया था। ऑपरेशन के 6 महीने के बाद डॉक्टर ने उसे वॉकर के सहारे हल्का हल्का चलने का कहा था, पर उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी। अब उसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती थी। एक दिन उसके पापा के मुंह से बातों बातों में कंपनी में चल रहे घाटे और घोटालेबाजी की बात निकल गई थी।
वो बेहद परेशान थे और अकेले इतने बड़े बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे थे। उनकी मजबूरी सुनकर शार्विल को अपनी भूल समझ आई थी। भाई और माँ के जाने के बाद उसके पापा एकदम अकेले हो गए थे। उन्हें भी उम्र के इस पड़ाव पर शार्विल की ज़रूरत थी, पर वो तो अपने ही गम में डूबा हुआ था। उसने पापा से माफ़ी मांगी और अपने कमरे में ही ऑफिस की सारी अकाउंट्स, पेपर्स और काम के सारे फाइल्स लाने को कहा था। अपने पापा के बिजनेस की साख बनाए रखने के लिए उसने सारा काम लैपटॉप से करना शुरू कर दिया था। मार्केट की विभिन्न कंपनियों के बीच यदि वो भी अपने भाई की तरह पापा का साथ छोड़ देता तो उनकी मेहनत से खड़ी की गई इतनी बड़ी अंपायर डूब जाती। पर आज नंदिनी को देखकर उसकी इच्छा उसके साथ खड़े होने की करने लगी थी। आज उसने तय किया था कि वो आज से वॉकर पकड़कर अपने कमरे में ही चला करेगा। दोपहर का खाना लालिमा ने उसी कमरे में लगा दिया था। उसे शार्विल के आगे खाने में शर्म आ रही थी, पर वो धीरे धीरे खाकर खाना खत्म कर ली। खाना खाकर शार्विल ने दवा उससे मांगी थी। तुम भी कुछ देर रेस्ट कर लो। उसने दवा लेने के लिए उसकी हथेली को छुआ था। नंदिनी उसके हाथों को छुअन से कांप गई थी। ये पर्दे खींच लो और सोफे पर आराम कर लो, उसने अपने कमरे को बीचों बीच लगे पर्दे की तरफ दिखाते हुए कहा था। नंदिनी दीवार पर लगे चेन को खींचने लगी थी। आधे कमरे के पर्दे ने पूरी तरफ से ढक दिया था। वो निश्चिंत होकर सोफे पर लेट गई थी। रात के 7:45 बजने जा रहे थे कि चौधरी जी कमरे में आए थे। बेटा, आज का काम हो गया तो अब नंदिनी को घर जाने की अनुमति दो। रात हो गई है। ओके पापा। नंदिनी, तुम इन येलो फाइल्स को अलग करके रखो और अब घर जाओ। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, शार्विल ने उससे कहा और पापा से बात करने लगा था। पापा, मेरी वाकर कहाँ है? जगन को लेकर भेज दीजिए। वो जब बोला तो चौधरी जी का चेहरा खिल उठा था। उन्होंने बहुत कोशिश की थी उसे चलाने की, पर वो बिस्तर से उठने को तैयार ही नहीं हुआ था। जरूर बेटा, मैं अभी भेजता हूँ, वो खुशी से बोले थे। उनकी आंखें झिलमिलाने लगी थी। फिर वो नंदिनी को लेकर बाहर निकल गए थे। नंदिनी बेटा, तुम्हारे पैर इस घर में पड़ते ही शार्विल ने चलने की सोची है। जरूर तुम्हारे कदम शुभ हैं मेरे लिए। वो अब चलना चाहता है। बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो खुशी से नंदिनी को बोल रहे थे। वो मुस्कुरा दी थी। उन्होंने जगन को बुलाकर शार्विल के पास वाकर लेकर जाने को कहा था। रमन, अच्छे से मैडम को घर छोड़ देना, वो ड्राइवर को हिदायत देकर बोले थे। नंदिनी मुस्कुरा दी। रास्ते में जब गाड़ी गली से गुजरी तो नंदिनी को जोगिंदर और उसके दोस्त कॉर्नर पर बैठे दिखे थे। वे उसे घूर रहा था। नंदिनी मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। उसे घर के बाहर छोड़कर ड्राइवर चला गया था। वो बेल बजाने लगी थी। कैसा रहा काम? पहला दिन, मोहित ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा था। अच्छा ही था भैया। सोनी और मिट्ठू सो गए हैं क्या? वो उससे पूछी थी। नहीं, तेरी भाभी तेरा ही इंतजार कर रही थी। जाकर जल्दी से खाना बना ले, उसे भूख लगी है, वो कहकर वापस कमरे में चला गया था। नंदिनी कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करने के बाद किचन में पहुंची थी। उसके हाथ तेजी से काम करने लगे थे। 11 बजे के लगभग वो अपने बिस्तर पर आई थी। सोनी और मिट्टू गहरी नींद में सो गए थे। सारा दिन काम करके वो बेहद थक गई थी। उससे ठीक से खाया भी नहीं गया था। उसने दोनों मासूमों को प्यार से सहलाया और लेट गई। लेटते ही उसकी कराह निकल गई थी। उसे माँ की याद आने लगी। वो जब थी तो सारा दिन काम करने के बाद सोते समय प्यार से मरहम लगा दिया करती थी। आंसू की बूंद आंखों के किनारे भिगोने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगले दिन नंदिनी ने मोहित से बहुत खुशामद की कि वो उसे चौधरी जी के घर तक छोड़ दे, पर वो तैयार नहीं हुआ। नंदिनी ने लाज को ताक पर रखकर उसे जोगिंदर के बारे में बताया था, मगर जवाब में रूपिका ने दिया था, अरे ये तो हर खूबसूरत लड़की के साथ होता है। मैं भी जब कुंवारी थी तो इन टेंशन को झेलती थी। वो अपनी तारीफ करती बोलने लगी थी। भैया, मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो बहुत खराब लड़का है। रूपिका की बात अनसुनी करती है और वो फिर से मोहित से डरती डरती बोली थी। रूपिका के चेहरे पर लकीरें खींच गई थी। देख नंदिनी, नौकरी पर तो तुम्हें रोज जाना ही होगा, तो कितने दिन मेरे साथ जाएगी? तू उस जोगिंदर को कोई जवाब ही मत देना और चुपचाप निकल जा। जा, कुछ नहीं होगा। वो रूपिका के गुस्से को देखता उसे पुचकुराते हुए बोला था। नंदिनी अपने भाई को नम आंखों से देखती बैग लिए चल पड़ी थी। वो मेरी मीठी सुर,
देख मैं तेरा इंतजार में कब से बैठा हूँ। कॉर्नर से निकलकर जोगिंदर हंसते हुए उसके सामने आ गया था। परसों तो मुझे पता नहीं था कि तू अब रोज मेरी गली से गुजरेगी, पर कल रात मैंने तेरी नौकरी की सारी बातें पता कर ली हैं। अब तो रोज सामने से तेरा दीदार किया करूँगा। देखो जोगिंदर, मैंने कल कहा था तुमसे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मेरी मंगनी भी हो चुकी है, तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। वो समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी। पसंद तो तू मुझे करेगी ही नंदनी, आज नहीं तो कल करेगी है, और तेरी तो बस मंगनी हुई है ना, टूट जाएगी। वो दांत किटकिटाते हुए बोला था। तेरी शादी बस मुझसे होगी, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू जल्दी से जल्दी मुझसे प्यार करना शुरू कर दे। नंदिनी उसे बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, पर कॉर्नर पर बैठे कुछ लोग जोगिंदर को आवाज़ देने लगे थे, तो वो हंसकर उसे जाने बोला था। वो अपमान के घूंट पीती आगे बढ़ गई थी। क्या है, तुम लोगों को अच्छे समय पर ही मुझे पीछे से टोकना रहता है। वो गुस्से से कॉर्नर के बेंच पर बैठता बोला था। बेटा, किसी लड़की को परेशान मत किया करो, वो बेचारी तो बहुत भोली लगती है। कुछ बुजुर्ग बस ऑटो के इंतजार में बैठे थे, नंदिनी को परेशान करते देख उसे बुलाकर समझा रहे थे। नंदिनी के सामने जोगिंदर को कुछ कहने से वो इस बात को अपना अपमान समझता है और उन्हें अपना दुश्मन बना लेता है। ए बुढ़े, जहाँ जाने के लिए यहाँ बैठे हो वहीं जाने की सोचो, वरना सीधे ऊपर का टिकट थमा दूंगा। मेरे किसी काम में टांग अड़ाने का मतलब तू जानता है ना। आंखें तरेरते हुए वो बोला था। आज के बाद मुझे टोका तो तुम लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, कहे देता हूँ। चल बे, ताश फेंटना शुरू कर। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर मेरी तबीयत खुश हो गई है। आज की सारी बाजी मैं ही जीतूंगा। वो उन लोगों से बोलकर दोस्तों के पास बैठता बोला। वो लोग खी खी करके हंसने लगे। चलिए शर्मा जी, हमारी बस आ गई है। दो लोग उठकर चल पड़े थे। बाकी के तीन लोग चुप होकर जोगिंदर को देखने लगे। वो लोग कल भी जोगिंदर को उस लड़की को परेशान करते देख चुके थे, इसीलिए आज चुप नहीं रह सके थे। पर फायदा कुछ नहीं हुआ, खुद को अपमानित कराकर चुप हो गए थे। 10 बजे से 5 मिनट पहले वो चौधरी मेंशन में पहुंच गई थी। चौधरी जी तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। उन्हें नमस्ते की तो उन्होंने मुस्कुराकर उसे खुश रहो कहा था। अभिषेक ने उसे ध्यान से देखा था। उसके माथे पर चमकती पसीने की बूंदें देखकर वो पूछ बैठा था। आपकी तबीयत ठीक है ना मिस नंदिनी? जी जी, बिल्कुल ठीक है। नंदिनी चौंक कर उसकी तरफ देखकर बोली थी। आपके सर से फरवरी के महीने में पसीना आ रहा है, इसीलिए मैंने पूछा था। वो हंसकर बोला था। चौधरी जी भी नंदिनी को गौर से देखने लगे थे। वो तेजी से चलकर आई हूँ ना, इसीलिए। बस मैं जाऊँ सर? वो बोलकर चौधरी से पूछी थी। हाँ बेटा जा, वो टाइम का एकदम पक्का है। 10 बजे नहीं पहुँचोगी तो नाराज हो जाएगा। चौधरी जी मुस्कुराकर बोले और अभिषेक को चलने बोले थे। अभिषेक के चेहरे पर एक साया लहरा कर चला गया था। वो चौधरी जी के साथ चला गया। अरे बाप रे, बस 1 मिनट बाकी है। चौधरी सर ने मुझे तो डरा ही दिया है। न जाने सार्विल सर क्या बोलेंगे। वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी थी। मैं अंदर आऊं सर? वो फूलते सांस के साथ नाक कर बोली थी। उसने सर हिलाकर आने को कहा और दीवार घड़ी पर देखा था। पूरे 10 हो रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, वो बोलकर खड़ी रही। वो लेटकर टीवी पर आ रहा न्यूज़ देख रहा था। कमरे में के खाली जगह पर उसकी वॉकर रखी थी। शायद उसने सुबह में ही चलने का अभ्यास किया था। मैंने तुम्हारा टाइप किया पेपर देखा है, कुछ कमी है अभी तुम्हारे टाइपिंग में, उसने नंदिनी के मॉर्निंग विश का जवाब देने के बाद कहा था। आज वो ब्लैक वाले गोदरेज के सारे फाइल्स निकाल कर उसमें से फालतू पेपर्स को छांटने हैं, ताकि सही पेपर्स एक जगह पर रह सकें। पर पहले तुम सांस ले लो, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं। वो नंदिनी को लंबी लंबी सांस लेता देखकर बोला था। वो छेंप गई। जी सर, मैं निकाल लेती हूँ। वो अपने पर्स सोफे पर रखकर काम में लग गई थी। अम्मा, कॉफ़ी लेकर आइए, वो इंटरकॉम पर ऑर्डर देता है। उसे गौर से देखने लगा था। हल्के फिरोजी रंग के सूट पर काला दुपट्टा डाले वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो जब कागज़ों को छांटने लगी थी तो बीच में उससे पूछने के लिए अपनी नज़रें सार्विल पर डालती थी, और वो उसकी काली स्याह आंखों को देखकर खुद को उसके जादू में डूबता पा रहा था। कैसी हो दीदी? कल तो मुझे पता ही नहीं चला कि आप चली गई हो। लालिमा ट्राली लिए आ गई थी।
वो कॉफ़ी के कप को शार्विल को देते हुए नंदिनी को बोली थी। नंदिनी मुस्कुरा दी। लो दीदी, ये पेस्ट्री खा लो, तब कॉफ़ी पीना। अपनेपन से वो बोली थी। नंदिनी मना नहीं कर पाई। शार्विल कॉफ़ी पीने के बाद अपने विचारों के भंवर से निकलकर वॉकर लेकर कमरे में चलने लगा था। कमरा था भी तो बहुत बड़ा सा। नंदिनी एक किनारे अपना काम कर रही थी और वो पूरे कमरे में धीरे धीरे चल रहा था। उसने रात में 2 घंटे तक जगन के सहारे से चलने की कोशिश की थी। अरे, अचानक से शार्विल के पैर फिसलने थे कि वो गिरने लगा, पर उसके अरे बोलने पर नंदिनी ने उसकी तरफ देखा था और वो दौड़कर उसे पकड़ ली थी। अब शार्विल की वॉकर को नंदिनी पकड़े थी और वो नंदिनी के दोनों कंधे पर हाथ रखकर थरथरा रहा था। नंदिनी ने आहिस्ते से उसका हाथ थामा और वॉकर पर रखकर धीरे धीरे बिस्तर की तरफ लाने लगी थी। सर, इतने दिनों के बाद आपने चलने की कोशिश की है तो थोड़ा थोड़ा ही चलना होगा। आप एक दिन में पहले की तरह नहीं चल सकते। ऐसा करने से आप चोटिल हो सकते हैं। उसके पैरों को बिस्तर पर उठाकर रखती और वो बोली थी। उसने देखा था कि शार्विल लगभग आधे घंटे से चल रहा था। वो अब बहुत थक गया था। नंदिनी, मैं जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे पापा के साथ फिर से ऑफिस जाना है। वो बेसुध सा उसे देखे बोला था। बिल्कुल, आप ऑफिस जाइएगा सर, पर ये सब होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। नंदिनी ने आहिस्ते से मुस्कुरा कर कहा था। ठीक है, तुम अपना काम करो। शार्विल अचानक उसे अपने सामने से हटाते हुए बोला था। नंदिनी थोड़ा सा डर गई। वो फिर से पेपर छांटने बैठ गई थी। 4 महीने बीतने चले थे और इतने महीने में शार्विल बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था, पर वो खुद उठना नहीं चाहता था। मगर नंदिनी कि जो सपने उसकी आंखों ने देखना शुरू कर दिए थे, उसने शार्विल के पैरों में नई जान दे दी थी। पर वो नंदिनी को हमेशा एक दायरे तक सीमित रखता था। यदि वो उसे कुछ अच्छा राय देने लगती थी तो उसे कसकर झिझक दिया करता था, पर जब अपना मूड होता था तो अच्छे से हंसकर बात करता था। नंदिनी को भी धीरे धीरे शार्विल का स्वभाव पता चल गया था। वो चौधरी जी के दिए गए काम को बखूबी निभा रही थी। वो काम के बाद खाली समय में उससे काफ़ी प्रेरक बातें किया करती थी, जिसे वो कभी खुशी से सुनता और कभी कान बंद करके सोने का नाटक करने लगता। वो समझ रही थी कि शार्विल बिस्तर पर पड़े पड़े चिड़चिड़ा हो गया है, वरना दिल का वो बहुत अच्छा था। अब वो उसकी पल में तोला पल में मासा वाली तबीयत की आदी हो चुकी थी। एक दिन सुधीर ने फ़ोन किया था। उसे भाभी की बात याद आ गई, मगर अभी वो चौधरी भवन में थी तो फ़ोन लिए बालकनी में आ गई थी। हाँ सुधीर जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ नंदिनी, पर तुम कभी खुद से फ़ोन करके मेरा हाल नहीं पूछती हो। उसकी शिकायत निकली थी। नंदिनी शर्मिंदा हो गई थी और वो सच कैसे बता देती। वो सुधीर जी, मैंने काम पकड़ा है ना तो बहुत बिजी रहती हूँ, इसीलिए बस। बहाना तो था ही, उसने बता दिया था। नंदिनी, अभी तो 4 महीने ही बीते हैं। तुम्हारे भैया ने तो 2 साल तक हमारी शादी पर रोक लगा दी है। मैं जल्दी ही तुम्हें अपने घर लाना चाहता हूँ। वो बेबस होकर अपनी बेताबी बता रहा था। नंदिनी भी यही चाहती थी, पर वो भाई को नहीं समझा सकती थी। बस कुछ ही दिन हैं, 2 साल जल्दी ही बीत जाएंगे सुधीर जी। भैया का सारा कर्जा और घर का लोन भी खत्म हो जाएगा, तो मैं भी खुश रहूंगी। वो बोली। मैं सब समझता हूँ नंदिनी, पर मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगा हूँ। हमारी मंगनी के फोटो को मैं दिन में कई बार देखता हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर दिल काबू में नहीं रहता है। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू नंदिनी। वो धीमे लहजे में इकरार कर रहा था। नंदिनी के कान दहक उठे थे। उसने गोरे गोरे गाल लाल होने लगे थे। वो शर्माती बोली, धत, आप बहुत बुरे हो। मैं फ़ोन रखती हूँ। रुको तो सुनो ना नंदिनी, बस एक बार अपने मुंह से तुम भी तो बोलो। वो खुशामद करता बोला था, पर नंदिनी हंसकर फोन काट दी थी। वो कमरे में आई तो शार्विल बिस्तर पर बैठा था। वो घबरा गई थी। वो जब बालकनी में गई थी तो वो सोया हुआ था। आप आप उठ गए सर? वो हिचकिचाते हुए बोली थी। हाँ, मगर तुम्हें क्या हुआ इतना हंसकर? किससे बात कर रही थी? उसने पूछा था। जब वो गई थी तो उसकी आहट से शार्विल की आंख खुल गई थी। वो उठकर उसकी बातें करने की आवाज़ पर बालकनी की दीवार से कमरे से सब कुछ सुनने लगा था। वो जानना चाहता था कि नंदिनी किससे बात कर रही थी। वो मैं एक रिश्तेदार थे। अब आप उठ गए हैं तो काम बता दीजिए सर, मैं करना शुरू कर दूंगी। वो बात को टालते हुए बोली थी।
सार्विल समझ गया था कि वो बताना नहीं चाहती है, वो काम बताने लगा था उसे। नंदिनी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे दबा गया। नंदिनी पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया था। सुबह 9:15 में वो घर से निकलती थी तो घर के सारे काम करके जाती थी। दिन का खाना बनाना, भतीजी भतीजों को स्कूल के लिए लंच बनाकर देना, घर साफ करना और बाल्टी भर भर के कपड़े धोने, सब उसके जिम्मे में ही था। उसके बाद रास्ते में जोगिंदर की कुत्सित नज़रों से बचना बहुत मुश्किल होने लगा था। उसने अपने भाई से जोगिंदर के बारे में फिर से कहा तो उसने उल्टे नंदिनी को डांट दिया, तू चुपचाप अपने रास्ते जाया कर, उससे नैन मटक्का क्यों करने लगती है। वो गूंग रह गई थी। उसे कभी तो लगता था मानो वो उसकी सौतेली बहन हो। नंदिनी की किसी बात को, किसी दुख से उसे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस महीने महीने पैसों का हिसाब लिया करता था। मगर अब वो थकने लगी थी, पर फरार का कोई रास्ता नहीं था। वो सुधीर को जोगिंदर के बारे में सब बताना चाहती थी, मगर वो कोई एक्शन ले लेता तो जोगिंदर उसे अपना दुश्मन बना लेता, और ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। अगले दिन वो 10 बजे उसके कमरे में थी। वहाँ चौधरी जी और अभिषेक भी बैठे थे। वो हैरान होती अंदर गई थी। नमस्ते सर, चौधरी जी को बोलकर वो खड़ी रही थी। अभिषेक उसे देख रहा था। वो पहलू बदलने लगी थी। शार्विल ने उसके इस बात पर गौर किया था। नंदिनी, बैठो यहाँ आकर। चौधरी जी उसे बुलाने लगे थे। आज शार्विल ऑफिस जाना चाहता था और वो चाहता था कि तुम भी उसके साथ ऑफिस में जाओ। उसके बैठने के बाद उन्होंने कहा था, सर, मेरी जॉब तो घर के लिए थी ना। वो हिचकती बोली थी। वो सोचने लगी थी कि पता नहीं भैया क्या सोचेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मैं अब ठीक हूँ, और जो काम तुम यहाँ करती थी वो काम वहाँ कर लेना। अब चलो और कुछ ज़रूरी पेपर्स ले लो। शार्विल उसे सोच में डुबाकर देखकर दो टूक बोला था। चौधरी जी को अब बहुत कुछ समझ आ रहा था। वो समझ रहे थे कि उनका बेटा नंदिनी के साथ छोड़ना नहीं चाहता था। सर, मैं एक कॉल भैया को कर लेती हूँ, वो हौले से बोली थी। तो चौधरी जी ने सहमति में सर हिला दिया था और वो उठकर बालकनी में चली आई थी। शार्विल गुस्से से खौल उठा था। हेलो भैया, मैंने बताया था ना कि शार्विल सर अब ठीक हो रहे हैं। आज वो ऑफिस जाना चाहते हैं, मुझे भी चलने के लिए बोल रहे हैं। मैं जाऊं? वो बेहद घबराते हुए पूछ रही थी। उसे याद आया कि जब उसने शार्विल को कुछ ठीक होने की बात बताई थी तो मोहित और रूपिका ने उसे कितना डांटा था। मोहित कुछ देर सोचने लगा था, फिर उसने हाँ कर दिया, पर साथ ही चौधरी जी के लिए संदेश दिया कि वो उनसे मिलना चाहता है, कल आएगा। नंदिनी ग्लान से क्षुब्ध हो उठी थी। वो समझ गई थी कि उसका भाई फिर से सैलरी बढ़ाने की बात करेगा। वो हारी सी कमरे में आ गई। तो चलें बेटा, चौधरी जी बोले थे। शार्विल तैयार होकर उसी का इंतजार कर रहा था। वो शार्विल पर एक हल्की सी नज़र डालकर चौधरी जी के पास आई थी। उसने खुद को बहुत धिक्कारते हुए अपना मुंह खोला। आखिर मोहित का संदेश तो देना ही था। सर, भैया ने हाँ तो कर दी है, पर वो आपसे कल मिलने आएंगे। नजरें जमीन से लगाए वो बोली थी। चौधरी जी मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे कि मोहित उनसे क्यों मिलना चाहता था। कोई बात नहीं है नंदिनी, कल उसे 9:30 बजे भेज देना। अब चलो। वो उठते हुए अभिषेक के साथ बाहर निकल गए थे। वो अब नंदिनी को अपने बेटे की खुशी समझने लगे थे। इतनी आसानी से उसे जाने कैसे देते। वो लोग दो गाड़ी में ऑफिस के लिए निकले थे। चौधरी जी और अभिषेक पीछे वाली गाड़ी में थे। शार्विल नंदिनी के साथ आगे वाली गाड़ी में था। ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने बोलकर शार्विल शीशे से बाहर देखने लगा था। वही रास्ता, वही मोहल्ला और वही नज़ारे थे, मगर नहीं था उसका प्यारा भाई। वो उसे याद करता खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। कानर से गुजरते वक्त जोगिंदर ने नंदिनी को शार्विल के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे देखा था। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। वो गुस्से से उठकर रास्ते पर आया था। उससे नज़र मिलते ही नंदिनी थरथरा उठी थी। बेहद खूंखार नज़रों से शार्विल को देख रहा था। नंदिनी ने चेहरे का रंग सफ़ेद होने लगा था। आगे की कहानी अगले भाग में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड कर देंगे।